आकाश वापस आ रहा है। ये सुन अक्षत का दिल जोर से धड़का। विनोद जी का चेहरा सख्त हो गया। फोन अभी भी उनके कान से लगा था। हाँ ठीक है, देखते हैं। विनोद जी ने फोन रखा और अक्षत की तरफ देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद बोले, तुम जाओ, दर्पण का ध्यान रखना। तभी भावना जी ने अक्षत को अपने रूम में बुला लिया और जब वो अपने कमरे में गया तो वो दूसरी तरफ देख रही थी। दर्पण को मंदिर लेकर जाना है, हमने पंडित जी से बात कर ली है, सारी व्यवस्था वो देख लेंगे। पूजा में दोनों साथ बैठना। अक्षत के लिए मानो यही काफी था। उसके होठों पर मुस्कान तैरी। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? भावना जी ने आखिर में पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, फिर शाम तक निकल जाना, सुबह पहुंच जाओगे। भावना जी बोलकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। उन्होंने एक चढ़ावे का पैकेट और रक्षा सूत्र निकाला। ये चढ़ावे का है और इसके रक्षा सूत्र को पूजा के बाद दोनों बांध लेना। अक्षत ने उसे लिया। और कुछ? अक्षत ने बेहद धीमे लहजे में कहा। कितने दिनों नहीं, महीनों या सालों बाद तो उन्होंने उससे बात की थी। नहीं, आराम से जाना, थोड़ा रास्ता सुनसान है तो दर्पण का ध्यान रखना और अपना भी। आखिर के कहे शब्द अक्षत का दिन बना गए। उसकी आंखें चमक उठी। और अपना भी। कितने समय बाद माँ ने उसकी परवाह की थी। वो मुड़कर जाने लगा मानो किसी बड़ी जंग जीत ली हो। कमरे में पहुंचकर अक्षत ने इधर उधर नजर दौड़ाई। दर्पण स्टूल की मदद से अपना ट्रॉली बैग अलमारी के ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। उस भारी ट्रॉली को उठाने में उसकी सारी ताकत लग रही थी। साड़ी में उसकी पतली कमर झांक रही थी। अक्षत का दिल एक पल को धड़का। वो उसके पास गया। लाइए, मैं रखता हूँ, हम अपना काम खुद करते हैं। दर्पण बिना किसी भाव के बोली, जानता हूँ, पर जब काम मुश्किल हो तो हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। हमें नहीं चाहिए किसी से। दर्पण के चेहरे पर सर्द भाव थे। उसने जैसे तैसे ट्रॉली का आधा हिस्सा ऊपर टिकाया। अचानक स्टूल का बैलेंस बिगड़ा। वो गिरती उससे पहले ही अक्षत ने उसकी हथेली मजबूती से थाम ली। दर्पण ने डर से आंखें भींच ली थी। धीरे से आंखें खोली तो एक झटके के साथ उसका चेहरा अक्षत के चेहरे के बिल्कुल करीब था। दर्पण के हाथ अक्षत के कंधे पर कसे थे। उसकी आंखें लगातार अक्षत की आंखों में झांक रही थी। किसी और में और मुझ में फर्क है। अक्षत की गहरी आवाज सुन दर्पण एक पल को ठिठकी। आज उसका व्यवहार अचानक बदला बदला सा लग रहा था। उसने दर्पण की कमर पर पकड़ बनाकर स्टूल से नीचे उतारा। उसके छूने से दर्पण के होंठ मानो सिल गए। धड़कनें बेकाबू सी हो गई और आंखें बंद हो गई। अक्षत ने हल्का पैर ऊपर कर बैग को पीछे धकेला और वो मुड़ा ही था कि दर्पण की घूरती नजर को खुद पर पाया। मंदिर के लिए निकलना है 15 मिनट में। वो बिना उसकी तरफ देखे बोला। दर्पण यूं ही उसको घूरते हुए वहां से चली गई। अक्षत के होठों पर मुस्कान फैली। महादेव, मिल गया तरीका, बस ये एक तरफा प्यार मेरी जान न ले ले। शाम ढलते ढलते वो निकल पड़े। कार में दर्पण खिड़की से सिर लगाकर बैठी थी। आंखें सामने थीं। उसके हाथ बार बार उसकी बाजुओं पर जा रहे थे। अक्षत ने एसी का टेम्परेचर बढ़ाया। दर्पण ने जैसे ही देखा हाथ बढ़ाकर वापस टेम्परेचर पहले जैसा कर दिया। अक्षत की भौवें तनी। उसने फिर से टेम्परेचर बढ़ाया। दर्पण खींचते हुए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक पल को दर्पण थम गई। कुछ अलग एहसास था उस टच में। उसने नजरें घुमाकर देखा तो अक्षत का एक हाथ स्टीयरिंग पर था, दूसरा उसके हाथ पर। दर्पण ने पहले अपने उसी हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, फिर दूसरे हाथ से अक्षत की पकड़ ढीली करने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिढ़ साफ दिख रहा था। अक्षत ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा तो दर्पण ने झटके से अपना हाथ पीछे लिया। अक्षत की नजरें अभी भी सामने थी, लेकिन उसकी ये हरकत उसके होठों पर मुस्कान ला रही थी। आई थिंक ये मेरी कार है, तुम्हारे से भी मेरी चलेगी। दर्पण ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर रखी थी। वो धीरे से बड़बड़ाई। डिफरेंट सोचा था, पर मेल ईगो के बिना मेल हो ही नहीं सकते। 45 किलोमीटर रह गए हैं, आप सो सकते हैं। अक्षत ने उसी लहजे में कहा। अब हम जागे और सोए भी आपकी मर्जी से। शादी हुई है, खरीदा नहीं आपने। दर्पण की आवाज में इरिटेशन साफ थी। आपको लगता है हम आपकी बात मानेंगे? अब हम किसी को उनकी मर्जी खुद पर नहीं थोपने देंगे। न चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो गई और ये देखकर अक्षत की पकड़ स्टीयरिंग पर कसी। मेरे पास दूसरा कोई, वो इतना बोला ही दर्पण ने उसकी बात पूरी कर दी। ऑप्शन नहीं था, घर वालों का प्रेशर था, वरना यू वुड हैव आल्सो लेफ्ट लाइक योर ब्रदर। इतना कहकर दर्पण ने आंखें बंद की और सो गई। अक्षत ने एक नजर दर्पण को देखा जो सो चुकी थी। फीकी मुस्कान गहरी हुई। उसने सीट को हल्का पीछे की तरफ झुकाया। दर्पण अब थोड़ी कंफर्टेबल हुई। जब कार रुकी तो अक्षत ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। दर्पण ने आंखें खोली। उसकी आंखें सिकुड़ी। अक्षत मुस्कुराकर बोला, हम पहुंच चुके हैं। दिखता है हमें। दर्पण कार से निकलने को हुई कि अक्षत ने उसकी कलाई पकड़ ली। मंदिर साथ जाने का मतलब जानती हैं आप? शादी हुई है और आपकी फैमिली का रिचुअल है तो हमें करना पड़ेगा, दर्पण ने कहा। अक्षत मुस्कुरा दिया। मंदिर में जाने का कारण मजबूरी नहीं होना चाहिए। मजबूरी में लोग शादी कर लेते हैं, मंदिर जाना कौन सी बड़ी बात है? दर्पण के तंज भरे शब्द सुन अक्षत एक पल को रुका, फिर मुस्कुरा दिया। पर मुझसे दुश्मनी क्या है? अक्षत ने पूछा। दर्पण फीका मुस्कुराई। दुश्मनी तो शायद आपको मुझसे थी, तभी मेरे साथ। वो चुप हो गई, कार से बाहर निकल गई। अक्षत ने लंबी सांस ली। आसान तो बिल्कुल नहीं था। पहले यहाँ सराय में फ्रेश हो जाते तब मंदिर चलेंगे। अक्षत आगे बढ़ा। शाम को जब वो मंदिर के घाट पर पहुंचे तो सूरज ढलने लगा था। दर्पण घाट की सीढ़ियों पर बैठी पानी को देख रही थी। हवा उसके चेहरे को छू रही थी। ढलता सूरज और उसकी संतरी रोशनी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चलें? अक्षत ने कहा। नहीं, अभी नहीं जाना है हमें। दर्पण ने नजरें नहीं हटाई। हर एक दिन खत्म होता है जो नई बिगिनिंग को प्रेजेंट करता है, तो जरूरी है कि एटलीस्ट हम पुरानी शाम को भुलाने की कोशिश करें। कल का सवेरा बहुत कुछ नया साथ लाने वाला होता है। अक्षत की आवाज बहुत धीमी थी। दर्पण ने कोई जवाब नहीं दिया, लगभग डूब चुके सूरज को देख रही थी। अक्षत ने जब उसकी तरफ देखा तो कुछ था जो उसे अंदर तक चुभ गया। दर्पण डूबते सूरज को देख रही थी। अक्षत ने जब उसकी तरफ देखा तो कुछ था जो उसे अंदर तक चुभ गया। वो थे उसके आंसू। अक्षत उसे समझा रहा था कि अब तक खामोश बैठी दर्पण एकदम से बोली, आपने शायद कभी प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं किए। आपके लिए हर नया दिन नया होता था, लेकिन मेरा हर नया दिन बस पुराने दिन की परछाई, काली परछाई। फिर उसने अक्षत की आंखों में देखकर पूछा, दुख क्या होता है जानते हैं आप? अक्षत हल्का मुस्कुराया। हाँ शायद, मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है। ये सुनकर दर्पन एकदम से बोली, अगर दुख नहीं देखे तो अब क्यों देखना चाहते हैं? जिसे प्यार करते थे उससे करते शादी। इनफैक्ट वी कैन बी सेपरेटेड। डिवोर्स। उसके इतना कहते ही अक्षत चिल्ला पड़ा, वुड यू प्लीज शट अप? जस्ट शट योर माउथ। मजाक हो रहा है यहाँ पर। फिर अक्षत ने उसकी बाजुएं पकड़ ली और दर्पण को उसके करीब खींचा। दर्पण अचानक किए अक्षत के बर्ताव से शॉक्ड थी। तभी अक्षत उसके बेहद करीब आकर बोला, ध्यान से मेरी बात सुनिए, शादी हो चुकी है, आप चाहे इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, मजाक नहीं है। आई एम योर हस्बैंड इन दिस लाइफ, यू हैव टू टॉलरेट मी। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्ता किन हालातों में जुड़ा है।
फर्क पड़ता है तो इस बात से कि अब हमारा रिश्ता है और अपनी अब तक की लाइफ में मैंने हर रिश्ते को दिल से निभाया है एंड आई विल प्रैक्टिस द सेम विद दिस रिलेशन। वो बोलता जा रहा था और दर्पण उसकी आंखों में खोई थी। अक्षत की नजदीकियों की महक उसके दिल में हलचल मचा रही थी। वहीं अक्षत बोलता जा रहा था, आप इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना बेटर होगा, क्योंकि अक्षत रहेजा रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखता है, तोड़ने में नहीं। फिर उसने धीरे से दर्पण की बाजुएं छोड़ी। उसी वक्त मंदिर की घंटियां बजने लगी और हवा तेज हो गई थी। सूरज डूब चुका है, अगर अभी भी वहीं खड़ी रही तो आपकी बेवकूफी होगी। अक्षत की आवाज मंदिर के शोर को चीरती हुई आई। दर्पण ने एक आखिरी नजर डूबते सूरज पर डाली, फिर धीरे धीरे अक्षत के पीछे चल पड़ी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कल सुबह तक जो तूफान आने वाला था वो उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाला था, क्योंकि आकाश घर लौट रहा था और वो इस बात से बेखबर थी। लेकिन अक्षत अभी भी बेचैन था। मंदिर से लौटने के बाद जब वो सराय में पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। कमरे में दाखिल होते ही दर्पण सीधे बालकनी की तरफ बढ़ गई। अक्षत ने देखा वो रेलिंग के पास खड़ी आसमान को निहार रही थी। उसने खाना मंगवाया और टेबल पर लगा दिया, फिर बालकनी में गया और दर्पण से बोला, खाना खा लीजिए। लेकिन दर्पण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ी रही। अक्षत वापस कमरे में आया, कॉफी का कप लेकर बालकनी में बैठ गया। कुछ देर बाद दर्पण अंदर आई। उसने प्लेट का खाना आधा दूसरी प्लेट में डाला और अक्षत के पीछे बालकनी में आई। सुनिए, उसने धीरे से पुकारा। अक्षत तेजी से पीछे पलटा कि उसका पैर मुड़ गया और वो सीधा दर्पण के ऊपर जा गिरा। लेकिन उसने फौरन अपना हाथ दर्पण के सर के नीचे लगा दिया ताकि उसे चोट ना आए और दर्पण ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ सोनिया बेड पर लेटी थी। आकाश उसकी दवाई का बॉक्स बंद करके उसके करीब खिसक कर बैठा गया। सोनिया ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और धीमे लहजे में पूछने लगी, घर से कॉल आया? ये सुनकर आकाश ने चिढ़कर कहा, तुम्हें लगता है यू शुड कॉल योर फादर? सोनिया ने कहा, फॉर व्हाट? आकाश हैरान सा बोला। सोनिया कुछ पलों तक उसे देखती रही, फिर उठकर बैठ गई। आकाश, आई एम श्योर ही विल फॉरगिव यू। आकाश चुप रहा। तभी सोनिया उसकी गालों को चूमती हुई पास आ गई। आकाश ने उसका साथ दिया और बेतहाशा किस करने लगा। फिर एकदम से बोला, सोनिया, हमें शादी कर लेनी चाहिए। आकाश ने कहा। सोनिया चौंक गई। क्या? हाँ, आर यू रेडी टू बिकम मिसेस आकाश रहेजा? आकाश ने उसके करीब झुककर कहा। सोनिया के चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। आकाश, ये सब? आकाश उसकी नेक को किस करते हुए मदहोश होकर बोला, यस बेबी, पहले हम शादी करेंगे, उसके बाद अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करेंगे। पापा को भी तो पता चले वो हमेशा सही नहीं हो सकते। सोनिया उसके चेहरे को थामते हुए बोली, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बट बेबी, इज दिस अ करेक्ट टाइम फॉर दिस थिंग्स? पहले हम तुम्हारी फैमिली को कन्विंस करेंगे, देन ये सब। शादी तो एक ना एक दिन होनी है। उसकी इन गोल गोल बातों पर आकाश थम गया और सोनिया की आंखों में झांकता हुआ बोला, आई होप कि तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो, क्योंकि तुम्हारी बातें अजीब है। सोनिया ने उसके होठों पर उंगली रखी, फिर बड़ी अदा से बोली, नॉट एट ऑल, मैं तुमसे छुपाऊंगी कुछ? वी बोथ। आकाश ने उसे बीच में रोका। सोनिया, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड डे आफ्टर टुमारो। सोनिया झल्लाते हुए बोली, बट तुम्हें नहीं लगता कि रहेजा अंकल से? उसके बार बार कहने से आकाश नाराजगी से बोला, बात को रिपीट करना मुझे नहीं पसंद। उन्होंने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद आया हूँ। मैं वापस नहीं जाने वाला। उनका बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी और जितनी भी चीजें हैं उन्होंने खुद अर्न की हैं, यहाँ तक उनका नाम भी। मैं इन सब चीजों का हिस्सेदार नहीं हूँ, नहीं बनना चाहता हूँ। ये बात मैं दोबारा नहीं कहने वाला तुमसे। फिर आकाश लैपटॉप और अपने बाकी सामान समेट कर रूम से बाहर आ गया। सोनिया बेड पर बैठी रही। उसके चेहरे के भाव बेहद उलझे हुए थे। शादी? शादी वो कैसे कर सकती है अपने एनिमी के बेटे से? सबसे ज्यादा वो जिससे नफरत करती थी वो थे उसके पापा के सबसे बड़े राइवल। उसने ये सब तो सिर्फ अपने पापा की मदद करने के लिए तो किया था। कोई लगाव भी नहीं है उसे आकाश से। कितना मुश्किल था इसके ब्रेन को वॉश करना। फिर वो इरिटेट होकर बोली, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसके बाप को ये खबर भेजी थी कि ये बेवकूफ घर जा रहा है, लेकिन ये तो मानने को तैयार ही नहीं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी आकाश के फोन पर कॉल आया और सोनिया का ध्यान टूटा। तब तक आकाश ने झट से कॉल पिक किया। फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसके जवाब में आकाश गुस्से में बोला, मैं नहीं जाऊंगा एंड आई एम लीविंग दिस बिजनेस आल्सो। और इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसकी बातों से सोनिया का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने गुस्से में कहा, व्हाट द आकाश, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? बिजनेस कैसे छोड़ सकते हो? सब कुछ तो तुम्हारा ही तो है। आकाश चुपचाप लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, सब कुछ पापा का है, मेरा कुछ नहीं है सोनिया। आई स्टार्ट अ न्यू जर्नी एंड आई बिलीव मैं कर लूंगा, तुम्हारा साथ चाहिए। उसकी बात पर सोनिया जबरदस्ती मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद आकाश कमरे से बाहर चला गया और सोनिया के चेहरे पर गुस्से के भाव आए। उसने अपने पास में रखा तकिया नीचे फेंक दिया। कितना बेवकूफ इंसान है ये, ओ गॉड। काम डाउन सोनिया, तुम कर लोगी। तुम्हारे इस झूठे नाटक की वजह से ये अपनी शादी छोड़ सकता है तो बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता क्या? ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आई। नाउ विनोद रहेजा एंड दैट अक्षत रहेजा। इंसल्ट का बदला ऐसा होगा कि जान बहुत छोटी चीज है इसके बदले। दर्पण नीचे गिरी हुई थी और उसके ऊपर अक्षत था। अक्षत का पूरा वजन दर्पण के ऊपर था और दर्पण ने कसकर आंखें बंद कर रखी थी। जब उसे गिरने के बाद भी जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सीधा उसकी नजरें अक्षत से टकराई। उन दोनों की सांस आपस में मिल रही थी और धड़कनें दोनों ही एक दूसरे की सुन पा रहे थे। कुछ सेकंड तक अक्षत को देखते रहने के बाद दर्पण को जब सिचुएशन का एहसास हुआ तो वो एकदम से उठने लगी और अक्षत फौरन उसके ऊपर से हटा और बोला, अब ठीक है? दर्पण ने नजर झुकाकर जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये खाना ये गिर गया। अक्षत ने जल्दी जल्दी वहां बिखरे खाने को समेटा और कहा, कोई बात नहीं, अब दूसरा ले लीजिए, मैं यहाँ साफ कर दूंगा। दर्पण हैरान थी अक्षत के इतने केयरिंग नेचर से, लेकिन वो कुछ बोली नहीं और थोड़ा दूसरा खाना लेकर आई। अक्षत ने जब उसके हाथ में खाने की प्लेट देखी तो उसने पूछा, ये आप मेरे लिए लाई हैं? दर्पण ने बस हाँ में अपना सर हिलाया तो अक्षत ने कहा, मुझे भूख नहीं है। दर्पण ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए प्लेट्स टेबल पर रखी। अगर आप ज्यादा समय तक खाना न खाएं तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कैन लीड अ लॉट ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। मैं खा रहा हूँ, अक्षत अचानक बोला और वो फौरन खाने बैठ गया। दर्पण ने आंखें सिकोड़ कर घूरा तो अक्षत हल्का मुस्कुराया। डॉक्टर साहिबा, आपका ये मोड बहुत खतरनाक होता है, आपको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? दर्पण उसके सामने बैठकर उसे घूरने लगी। बिल्कुल नहीं, अब मैं खुद को भूल जाऊंगा पर खाना नहीं, और किसी को भूलने भी नहीं दूंगा। हाँ,
आप भी खाइए, क्योंकि लॉ बुक में ऐसा नहीं लिखा कि ये सब हेल्थ प्रॉब्लम डॉक्टर्स पर अप्लाई नहीं होती, और शायद मेडिकल में भी ऐसा नहीं कहा गया होगा। उसकी बात पर दर्पण मुस्कुरा दी। अक्षत का ध्यान खाने पर कम उस पर ज्यादा था। उसकी गहरी आंखें उसे पहली मुलाकात याद दिला रही थी, वो दिन जब उसने पहली बार दर्पण को देखा था। फिर उसने एकदम से पूछा, हॉस्पिटल कब से रिजॉइन कर रहे हैं आप? इस सवाल से दर्पन थोड़ी परेशान हुई। उसे सुशील जी की कही बात याद आई, हम तुम्हें इस बात की परमिशन दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है शादी के बाद भी तुम्हें ये सब करने को मिले, तो तुम्हें उन लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर हम कहें हमें नहीं करना कंटिन्यू तो? दर्पण ने गंभीर लहजे से कहा। अक्षत की नजरें उसके चेहरे पर टिकी। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है, व्हाट यू वांट। लेकिन दर्पण ने कोई जवाब नहीं दिया तो अक्षत आगे बोला, बट मैं कहना चाहूंगा सिर्फ ये मेरा सजेशन है, ना कि डिसीजन। अभी आपको ज्वाइन किए सिर्फ 1 महीना हुआ था और ये प्रोफेशन डेफिनेटली बहुत मुश्किल से आपने हासिल किया होगा, तो बीच में ड्रॉप। वो बोलता रहा और दर्पण उसके चेहरे में खोई हर शब्द को सुनती रही, मानो वो 1000 बार सोच कर बोल रहा था। और आखिर में उसने कहा, हम 1 वीक के बाद ज्वाइन करेंगे। अक्षत बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसका खाना हो गया था और दर्पण प्लेट उठाकर जाने को हुई कि आगे बढ़ न सकी। हल्की चिढ़ के साथ वो मुड़ी, ये दुपट्टा हमेशा अटकता क्यों रहता है? पर जब उसकी नजर अक्षत के हाथ पर गई, वो एक टक अपने दुपट्टे को उसके हाथ में देख रही थी। एक अलग एहसास ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। आप ये अलग अलग सवाल करके मेरा टेस्ट लेना बंद कब करेंगे? अक्षत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। एक पल को दर्पण हैरान हुई, फिर अनायास ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आई। फेलियर से डरते हैं आप? अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखने लगा। उतनी भी मुश्किल कसौटी नहीं है, दिल से जवाब दीजिएगा। दर्पण के कहते ही अक्षत मानो कहीं खो गया। हमें नींद नहीं आ रही है, दर्पण ने कहा तो अक्षत ने हाँ में सर हिलाया। पर पहले हमें प्लेट्स रख कराने होंगे। दर्पण फिर बोली। अक्षत कैजुअली बोला, हाँ तो रखिए, उसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा, दर्पण ने कहा। अक्षत ने ना समझ वाले एक्सप्रेशन से उसे देखा तो दर्पण बोली, एडवोकेट साहब पहले आप हमारे दुपट्टे को छोड़ेंगे तो ही शायद। फिर दर्पण ने इशारा किया। अक्षत की नजर अपने हाथ पर गई तो उसने हड़बड़ाते हुए दुपट्टा छोड़ा। सो सॉरी, इट्स ओके। दर्पण की पलकें 2 बार झपकी और फिर अक्षत को देखने लगी, मानो अचानक कुछ कहना चाहती हूँ। आपको कुछ कहना है? अक्षत ने उसके चेहरे से बमुश्किल ही नजरें हटाई। दर्पण एक पल को हैरान हुई, पर फिर उसने अपने शब्द जोड़े। आई एम सॉरी, हम कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। आपके इन सब में कोई गलती नहीं थी। दरअसल हमने सिर्फ एक चीज हासिल की है, वो है हमारा कैरेक्टर, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो कुछ भी हुआ उसके बाद सिर्फ हमारे कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी गई, और ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतना कहकर वो जाने लगी कि अक्षत की आवाज आई, क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या बोलते हैं? वो हमेशा कुछ बोलेंगे जब मौका मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा तो उसकी तलाश करेंगे। लोगों को खुश रखने की वजह से खुद को भूलना, ये सही लगता है आपको? अक्षत की बातों का कोई जवाब दर्पण के पास मौजूद नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। अक्षत के होठों पर गहरी मुस्कान आई। उतनी भी मुश्किल कसौटी नहीं है, दिल से जवाब दीजिएगा। दर्पण की कही बात दोबारा उसके जहन में घूमी। उधर दर्पण ने तकिए सही से लगाए और बालकनी में अभी भी खड़े अक्षत को देखने लगी। उसे अपनी कही वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने अक्षत से कही थी, और शर्मिंदगी से उसकी आंखें भर आई और अचानक उसके होठों से निकला, आपको सोना नहीं है? उसकी आवाज पर अक्षत मुड़ा तो दर्पण बोली, अंदर आइए। माना अच्छी जगह है बालकनी, पर सोने के लिए उतना स्पेशियस नहीं है, और ये बेड इसके इतने बड़े होने का क्या फायदा? अक्षत गौर से उसके चेहरे को देखने लगा, फिर वो सोफे की तरफ बढ़ता उससे पहले ही दर्पण बड़बड़ाई, आपको बेड पर सोना पसंद नहीं या हमारा यहाँ होना ना पसंद है? अक्षत सर नीचे करके मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान दर्पण से छिपी ना रह सकी। लेकिन वो बिना कुछ कहे बेड पर तकिए सेंटर में रखने लगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ट्रस्ट यू। दर्पण की आवाज में हल्का पछतावा झलका था। आपको कैसे बताऊं, खुद पर नहीं है ट्रस्ट। आप इतने पास हो और दिल बस में रहे, काफी मुश्किल है। अक्षत मन में बोला, इट्स ओके। फिर उसने बस इतना ही कहा और लेट गया। दर्पण कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर उसके बगल में लेट गई। बालकनी के खुले रहने के कारण ठंडी हवा कमरे में आ रही थी, जो सुकून पहुंचा रही थी। दर्पण के दिमाग में शुरू से अब तक की सारी बातें किसी फिल्म की तरह चल रही थी। यही हाल अक्षत का था। उसे याद आ रहा था कैसे दर्पण और आकाश के रिश्ते की बात शुरू हुई और आकाश ने पहले दिन ही इस रिश्ते के नाम पर तमाशा किया। काश उसी वक्त पापा समझ जाते। खैर अंजाम आज ये है कि दर्पण उसकी पत्नी है।